हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें ये हम रिवीजन सीरीज के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे ये रिवीजन सीरीज उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो फेब में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये रिवीजन सीरीज है जिसमें क्विक रिविजन हो जाएगा आपका विद द की पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे विद द की पॉइंट। क्लियर है? ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई है, उनमें काफी सारा कुछ डिस्कस किया है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट को भी देख लिया है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, काफी सारी थ्योरीज को भी वहां पे हमने देख लिया। आज यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉइड की जो थ्योरी है। अब फ्रॉइड की थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे, और जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखी है वो देख लेंगे पहले जाके, ठीक है, जिससे उनको समझ में आ जाएगा। साइको एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। अब कई सारी थ्योरीज के बारे में मैंने बात की है, ठीक है, अब वो जाके देख लेना। साइको एनालिटिकल अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच किसने दिया था? साइको एनालिटिकल जो अप्रोच है वो दिया था आपके सिगमंड फ्रॉइड ने। पहला पॉइंट, सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसमें किसकी बारे में बात की थी? ये जो आपकी साइको एनालिटिकल अप्रोच है, इसमें सिगमंड फ्रॉइड जी ने जो चाइल्ड का ब्रेन होता है उसके बारे में बात की थी। इन्होंने क्या, ये जो थ्योरी थी वो ये बताती थी कि जो ह्यूमन का साइक होता है उसको अंडरस्टैंड किया था, उसको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए इसी थ्योरी को, ये जो थ्योरी है इसको हम लोग बोल देते हैं साइको एनालिसिस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं। अब ये होता क्या, अभी आगे भी देखेंगे, ठीक है। साइको एनालिसिस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। 2 बातें हो गई कि ये किसने दिया था, आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इसे साइको एनालिसिस थ्योरी, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी, उसमें भी सिगमंड फ्रॉइड का ही नाम आता है आपका, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन के साइक को, इन सबको स्टडी किया था। ओवरऑल ये जो थ्योरी है वो किस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो मोटिवेटेड होती है बाय इनर फोर्सेस। जो पर्सनालिटी है इज मोटिवेटेड बाय इनर फोर्सेस, ठीक है, मोटिवेटेड बाय इनर फोर्सेस about which individual have little awareness and over which they have no control, जिसपे इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने कई सारे कंसेप्ट दिए थे। कई सारे कंसेप्ट में बात पहले आता है आपके कि साइको एनालिटिकल थ्योरी में इन्होंने किस किस बारे में बात की थी। इन्होंने 3 लेवल ऑफ माइंड्स के बारे में बात की थी, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू में बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला आता है आपका द साइको एनालिटिकल थ्योरी, द साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, पहली बात। अब इसके अंदर इन्होंने किसके बारे में बात की थी? इसके अंदर उन्होंने बात की थी आपकी इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। किसके बारे में बात की थी इन्होंने? इड, सबसे पहले इन्होंने बोला था इड के बारे में, ठीक है, इसको भी देखेंगे ये होता क्या है। फिर इन्होंने बोला था ईगो के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला था सुपर ईगो के बारे में। अब ये 3 कंसेप्ट इन्होंने 3 साइको एनालिटिकल थ्योरी में 3 बातें बताई थी, ठीक। उसके बाद इन्होंने 3 लेवल ऑफ माइंड्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अभी 3 लेवल्स ऑफ माइंड क्या होते हैं, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ माइंड्स के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। 3 लेवल ऑफ माइंड, 3 लेवल ऑफ माइंड में इन्होंने क्या क्या बोला? 3 लेवल ऑफ माइंड में इन्होंने बोला कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस माइंड या फिर अनकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला प्री कॉन्शियस बोलो या फिर सबकॉन्शियस बोलो, सेम चीज है, ठीक है, प्री कॉन्शियस माइंड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में इन्होंने बोला अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो अनकॉन्शियस माइंड पे ही काम करता है, वो आगे हम डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड, क्लियर। 3 लेवल्स ऑफ माइंड हमने देख लिया। यहाँ पे मैं सिर्फ की पॉइंट्स को बता रही हूँ कि इन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में बात किया है,
ठीक है। और ये जो आपके इड, ईगो, सुपर ईगो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है। पूरा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, की पॉइंट में इतना रहेगा कि आपको एग्जाम में हेल्प कर पाएगा और आपको चीजें क्विक रिवाइज हो जाएंगी। 3 लेवल ऑफ माइंड हो गया। 3 लेवल ऑफ माइंड के बाद इन्होंने साइको सेक्सुअल स्टेजेस की भी दी थी, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए कि साइको सेक्सुअल स्टेज किसने दी थी, 3 लेवल्स ऑफ माइंड किसने दिया था, है ना। साइको सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में भी इन्होंने बात की थी, ठीक है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में इन्होंने बोला था कि ओरल स्टेज, एक सेकेंड, हाँ, ओरल स्टेज इसका भी एज होता है, ठीक है। ओरल स्टेज के बारे में बात की थी। देन आपका आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्विक रिवीजन के लिए कर रही हूँ। फैलिक स्टेज, और डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अलग से। फैलिक स्टेज, ठीक है। फिर आता है आपका जेनेटाइल स्टेज। जेनेटाइल, सही लिखा, हाँ ठीक है, जेनेटाइल स्टेज, क्लियर है। इसके बाद इन्होंने फिर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात की। इन्हीं चारों कंसेप्ट को हम आगे देखेंगे की पॉइंट के थ्रू, ठीक है, ध्यान देना। इन्हीं चारों कंसेप्ट को ही हम आगे देखेंगे और क्वेश्चंस आप प्री-वाई की उठाना, देखना क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे। इवन आपको ये पेपर 1 में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएगी। डिफेंस मैकेनिज्म से शायद उसमें भी क्वेश्चन, हाँ उसमें भी आते हैं आपके, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्होंने कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म दी, ठीक है, एक नहीं दिया। मैं कई सारे, सबका तो नाम नहीं लिखूंगी। जैसे आपका डिनायल होता है, सब्लिमेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, रैशनल होता है, रिग्रेशन, रिप्रेशन, कई सारे होते हैं, ठीक। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है वो किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इन्होंने बोला था जो हमारी पर्सनालिटी होती है इज मोटिवेटेड बाय द इनर फोर्सेस अबाउट विच इंडिविजुअल हैव लिटिल अवेयरनेस एंड ओवर विच दे हैव कंट्रोल, ठीक है। पर देखा जाए यहाँ पे इन्होंने ये जो आपकी जो थ्योरी है, ठीक है, जिसमें साइको एनालिसिस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन हम बिहेवियर बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था इस थ्योरी में, ये थ्योरी को प्रेजेंट किया था इसी वजह से टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन साइक ऑन द प्रैक्टिकल साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइको एनालिटिकल अप्रोच। अब आगे बात करते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। आगे आते हैं। अब इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला जो स्ट्रक्चर होता है हमारे साइक का या फिर हमारे माइंड का, उसकी 3 लेयर होती है। इसको इन्होंने 3 माइंड ऑफ, जो इन्होंने बोला है यहाँ पे, इसको 3 लेयर बोला। मतलब ये एक कॉन्शियस लेयर होती है, एक सब कॉन्शियस, इसको सब कॉन्शियस लेयर भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी लो, ठीक है। इसे सब कॉन्शियस लेयर भी बोलते हैं। सब कॉन्शियस लेयर होती है और अनकॉन्शियस लेयर होती है, ठीक है। उसके अलावा इसी में इन्होंने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताया, जो है हमारे इद, ईगो और सुपर ईगो, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब जो हमारे माइंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 लेयर, जैसे हमारा माइंड उसमें 3 लेयर है। एक हमारा कॉन्शियस लेयर होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस लेयर होता है, एक हमारा अनकॉन्शियस लेयर होता है। उसी के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं आपके इद, ईगो और सुपर ईगो, क्लियर है। आगे आ जाओ। अब ये जो स्ट्रक्चर है पर्सनालिटी का, ठीक है, इधर आ जाओ। ये जो स्ट्रक्चर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड। क्या होता है एक टोपोग्राफिकल, लिख लो इसे, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड। एक होता है आपका डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड। अब इसमें होता क्या ये भी देखेंगे हम अभी। डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, मैंने कोशिश की है कि पूरी पर्सनालिटी की थ्योरी में जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके पॉइंट हैं, उसको की पॉइंट के थ्रू बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझा दूं, जैसे अगर एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखो तो दिमाग में आए, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड जिन्हें, अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्हें हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी लो, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ये भी लिख लो यहाँ पे। इन्हें हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ठीक। आगे आ जाओ। अब इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में 2 चीजें बताई, ठीक है। एक टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड बोला और एक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड बोला। अगर हम टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड की बात करते हैं,
रुको इसको बनाओ यहाँ पे। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड की अगर हम बात करते हैं, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड में आता है आपका 3 चीजें। वो 3 चीजें हैं क्या? एक आता है आपका कॉन्शियस, अभी जो हमने देखा वो किस में आता है? टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट में आता है। एक आता है आपका कॉन्शियस, एक आता है सबकॉन्शियस, एक आता है आपका अनकॉन्शियस। ठीक है, क्लियर है इतना? अनकॉन्शियस, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रही हूँ तो उसके थ्रू भी आप बना सकते हो। ठीक है, इतना तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। ठीक है, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया जिसमें हम कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। मतलब इन्होंने जो हमारा माइंड था उसको 3 लेयर में डिवाइड कर दिया। ठीक, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, इसको इससे लिखो, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो उसमें क्या होते हैं? वो सारी चीजें जिससे हम अवेयर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं कॉन्शियस माइंड से पढ़ा रही हूँ, अनकॉन्शियस माइंड से नहीं पढ़ा रही। कॉन्शियस माइंड से मतलब ये सारी चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, मुझे पता है, तो मैं कॉन्शियसली सारी चीजों को आपको समझा रही हूँ। तो वो ये कॉन्शियस माइंड वो होता है जहाँ पे पर्सन सारी चीजों से अवेयर होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। ठीक है, और कॉन्शियस माइंड जो होता है या इसको जो फ्रॉइड ने ह्यूमन जो आपका माइंड होता है उसको किसके साथ कंपेयर किया था? आइसबर्ग के साथ, ये लिख लेना। ठीक है, और उन्होंने बोला था जो हमारा, यहाँ पे अभी आगे मैं इसको रुको बताती हूँ यहाँ पे। अच्छा यहीं पे लिख लो आप। इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है, ठीक है, लिख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। जो ह्यूमन माइंड होता है उसको कंपेयर किया था किसके साथ? आइसबर्ग के साथ। ठीक है, आइसबर्ग के साथ। ठीक है, कंपेयर किया था किसके साथ? और आइसबर्ग के साथ। इन्होंने बोला था जो हमारा 1/10 पार्ट होता है, वो 1/10 ही जो पार्ट होता है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के साथ डील करता है। ठीक है, हमारा जो माइंड है उसको इन्होंने आइसबर्ग से रिलेट किया था, जिसमें इन्होंने बोला कि जो 1/10 पार्ट होता है हमारे माइंड का, ठीक है, वो डील करता है विद द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है। जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, ये कॉन्शियस हो गया जहाँ पे हम चीजों से क्या होते हैं? अवेयर होते हैं। ठीक है, चीजों से अवेयर होते हैं, कॉन्शियसली चीजों को कर रहे थे, हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की, तो वो माइंड का ऐसा सेगमेंट होता है जिसे हम रीडली रिकॉलेबल बोलते हैं। इस लिख लो, रीडली, ये क्या होता है? रीडली रिकॉलेबल होता है, ये कीवर्ड है आपका। ठीक है, ये जो ये माइंड का ऐसा सेगमेंट होता है जो रीडली रिकॉलेबल होता है। मतलब हमारे माइंड में जैसी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, हमको बहुत पहले हो चुकी होती है, हमें याद नहीं होती, लेकिन हम ज्यादा अगर जोर लगाते हैं दिमाग पे तो वो हमें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, वो हम, ये क्या होती है? हमारे स्टोर, मतलब हमारे नॉलेज में, मतलब पड़ी होती है। स्टोर हाउस जो होता है हमारा मेमोरीज का, उसमें होती है, कहीं मेमोरीज में वो छुपी हुई होती है, धुंधली होती है। जब हम उसे रिकॉल, जैसे हमने कोई इंसान है, ठीक है, उसको हमने देखा और उससे हमने देख के उसके चेहरे से लगा कि हाँ मैंने इसे कहीं पे देखा है, हाँ मैंने इसे कहीं पे देखा, तो हम इसको सोचते हैं कि हाँ कहाँ देखा, बहुत जोर लगाते हैं अपने दिमाग पे। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, जो, और उसके बाद हमें याद आ जाता है हाँ इस बंदे को हमने यहाँ पे देखा था या यहाँ पे देखा था। ठीक, तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी मेमोरीज की, मतलब किसी हाउस स्टोर में होता है, स्टोर होता है, वहां पे हम उसको रिकॉल कर पाते हैं। ठीक, तो ये होता है रीडली, इसको रिट्राइव कर पाते हैं। ठीक है, अब रिट्राइव किसके थ्रू करेंगे? अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू करेंगे, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू नहीं करेंगे। अगर हमें कोई चीज याद करनी है कि हमने बहुत पहले इसे देखा था, इस इंसान को कहाँ देखा था, ये कैसे था, तो उसके लिए हमें कॉन्शियस माइंड के थ्रू इसको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड। ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये क्या होता है? 9/10 होता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो भी मेंटल प्रोसेस होती है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा अनकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है वहां पे, कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी चीजें हैं
अपने आप दिमाग में आ रही हैं, ठीक है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक मेंटल प्रोसेस होता है। क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड? एक क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। मेंटल प्रोसेस होता है। 9/10 पार्ट जो होता है, ये मतलब हमारे दिमाग का 9/10 पार्ट होता है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ये वो लेवल होता है जहां पे थॉट्स आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, इसे लिख लो। यहाँ पे थॉट्स आते हैं आपके, ठीक है, फीलिंग्स आती हैं आपकी, फीलिंग्स हो गई, ठीक है, और मेमोरीज हो गई, ठीक है, सभी कुछ मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में मतलब आती रहती हैं, घूमता रहता। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, अनकॉन्शियसली आ रही, मैं उसे अपने आप नहीं ला रही, अनकॉन्शियसली मेरे मेंटल में, दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं। तो ये 3 माइंड के बारे में इन्होंने बात की थी, किसके बारे में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो चीजें होती हैं जिनके बारे में हम अवेयर होते हैं, जिसको मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो अपने कॉन्शियस माइंड से पढ़ा रही हूँ, ठीक। सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम रिकॉल कर सकते हैं थ्रू कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारी फीलिंग्स, थॉट, मेमोरीज होती हैं, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है दैट आर नॉट इजिली और वॉलंटरीली ब्रॉथ इनटू द कॉन्शियसनेस, ठीक। तो ये हमारी क्या होती है, अनकॉन्शियस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो डायनेमिक एस्पेक्ट होता है हमारे माइंड का, ठीक है। जो डायनेमिक एस्पेक्ट होता है माइंड का, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं। डायनेमिक एस्पेक्ट भी 3 चीजों के साथ डील करता है, ठीक है, जिसमें आता है हमारा इद, जो प्लेजर सीकिंग होता है, ईगो जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये सुपर ईगो, ये किस पे काम करता है, आपका मोरल प्रिंसिपल पे। चाहो तो लिख भी लो इसे, ये कीवर्ड है, पूछा जाता है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ये, ठीक है। इसको ऐसे लिखो इस पेन से। इट जो होता है ये किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे, ठीक है, इसे लिख लो, प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। ईगो रियलिटी में रहता है, सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब ये इड ईगो सुपर ईगो हो तो क्या है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, अगर हम फ्रॉइड के डायनेमिक एस्पेक्ट की बात करें, ठीक है, ये एक एजेंट है जिसमें, देखो, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। देखो, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये इड ईगो जो हमारा डायनेमिक एस्पेक्ट है माइंड का, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे दिमाग में, वो कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे दिमाग में अराइज हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर हम ईद की बात करते हैं, ठीक है, इसको लिख लो, ईद होता क्या है, यहाँ पे आ जाओ आगे, या यहीं पे बता दो ईद क्या है, ऐसे समझो इसको, इधर आओ। हाँ, 3 चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी आपके, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो 3 चीजें हो गई। अब होता क्या है ईद, ईद क्या है, एक प्रेमिटिव पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का, जो प्लेजर सीकिंग होता है, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड इट से आया है। कौन से लैटिन वर्ड, इससे लिखती हूँ, ये एक लैटिन वर्ड इट से आया हुआ है, ठीक है। ये कैसा होता है, अब इसके कीवर्ड्स लिख लो, ये होता कैसा है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है। कैसा होता है ये, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये इन्नेट पार्ट होता है, ठीक है, इन्नेट पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का, ठीक है। और ये कैसा होता है, अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। ये क्वेश्चन आता है कि ईद कौन से माइंड, ईद में कौन सा माइंड पे होता है, ईगो में कौन सा माइंड होता है हमारा, सुपर ईगो में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पे काम करता है हमारा, ठीक है। और ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इन्नेट पार्ट होता है पर्सनालिटी का। क्या होता है, इन्नेट पार्ट होता है पर्सनालिटी का, जिद्दी होता है ये, ठीक है। इसे जो चाहिए वो चाहिए, ये नहीं देखता है कि ये गलत है या सही है, ठीक है। ये सब चीजें नहीं देखता है, ठीक है। ये कहाँ से डराई हुआ है, साइक एनर्जी, ये भी लिखो यहाँ पे, ये कहाँ से डराई हुआ है, ये हमारा
साइक एनर्जी, ठीक है, जिसे फ्रॉइड ने इसे ये टर्म जो है हमारा कहाँ से आया है, साइक मतलब एनर्जी से, ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग साइक एनर्जी बोलते हैं, जिसे इस टर्म को इन्होंने फ्रॉइड ने क्या बोला, लिबिडो बोला है, ठीक है, लिबिडो बोला है। इस टर्म को फ्रॉइड ने क्या बोला है, लिबिडो बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर इस ईद में ऐसा समझो, ईद क्या होता है, अगर ये देखता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये प्लेजर सीकिंग होता है, अपने सुख के लिए सारी चीजें करता है। अगर इसे कोई चीज जो हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स होती हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो जो भी इसको मतलब पसंद है, खाली सिर्फ इसको उससे मतलब होता है, ठीक है, इट इज कम्प्लीटली अ मोरल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। इट जो होता है मोरल पार्ट, अनैतिक हिस्सा होता है एक तरीके से हमारी पर्सनालिटी का, जो जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है, जिसमें कई सारे हमारे बायोलॉजिकल ड्राइव्स आ जाते हैं, जो हमारे हंगर, सेक्स, एग्रेशन एंड इरेशनल इम्पल्सेस से रिलेटेड होते हैं। तो ईद क्या है, जन्मजात हमारे अंदर होता है, ये अनऑर्गेनाइज होता है, ये हमारी पर्सनालिटी का एक अनैतिक हिस्सा है, जो जन्मजात हमारे अंदर होता है, जिसमें कई सारी बायोलॉजिकल ड्राइव आती हैं, हंगर है, एग्रेशन है, इरेशनल थॉट है, जो ये जो ड्राइव्स हैं, ठीक है, ये जो ड्राइव वर्ड है उसे ही बोला गया है साइक एनर्जी, जिसे सिगमंड फ्रॉइड जी ने लिबिडो टर्म दिया है। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये इसको मतलब कोई चीज अगर चाहिए तो इमीडिएट उसका सोल्यूशन चाहिए होगा, इसका काम क्या है, मतलब उसे किसी चीज की अगर ड्राइव है तो इमीडिएट उसका रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है, टेंशन उसकी तुरंत खत्म होना चाहिए, अपने खुद को सेटिस्फाई करता है ये, ठीक। तो ये कैसा होता है, इसमें एक चीज बोली जाती है, इफ इट फील्स गुड डू इट, ठीक। तो ये आता है ईद पे। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो क्या होता है, इसे एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जैसे मतलब जो हमारा जन्म होता है, ठीक है, बर्थ होता है, उसके तुरंत बाद ये आने लगता है, ठीक है, इसका ये शुरू हो जाता है, ये जन्म से ही हमारे अंदर रहता है, ये जन्म होने के बाद ये हमारे अंदर आता है, ठीक है। जो इद है, वो जो ईगो है हमारा, वो कहाँ से आया है, हमारा लैटिन वर्ड आई से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है, कौन सा माइंड काम करता है यहाँ पे, हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, यहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, कैसा होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है ना। ये इरेशनल था, ये रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल होता है, रैशनल होता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, यहाँ पे ये लॉजिकल थिंकिंग करता है, ठीक है। ये देखने की कोशिश करता है कि रियलिटी में क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरीके से जो भी हमारे नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है कि जैसे वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो पाए, कह सकते हो। जो ईगो होता है वो सेटिस्फाई करता है, जो भी डिमांड होती है इद की, उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है और रिड्यूस करता है लिबिडो को, ओनली इन वेज दैट विल नॉट लेड टू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक। तो ये क्या करता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इड की जो डिमांड्स हैं उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और उसको इस वे में लेके जाता है कि सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारा क्या करते हैं, मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, किस पे काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे। अब एक चीज और बताती हूँ इसमें, ये क्या करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, ज्यादा सुपर ईगो होना भी नहीं सही है और ज्यादा इद होना भी नहीं सही है, तो ईगो क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, ईगो क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करने का भी काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये कौन से वर्ड से निकल के आया है, सेल्फ। ये कौन से प्रिंसिपल से निकल के आया, सॉरी, ये कौन से वर्ड से निकल के आया है, सेल्फ। ये कहाँ से निकल के आया है, आई, ये भी लिख लेना, ये कहाँ से निकल के आया है, इट, लैटिन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये चाइल्डहुड में ही डेवलप होने लगता है। ये कैसा होता है, आफ्टर बर्थ, ये भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये चाइल्डहुड में ही डेवलप होता है, ये चाइल्डहुड में डेवलप होता है, ठीक है। और ये क्या था, इन्नेट, ठीक है, ये जन्म से ही रहता है, और ये वाला कब होता है हमारा, आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ।
ठीक, ये चाइल्डहुड में आता है। ठीक है, इट डेवलप्स इन चाइल्डहुड एज द चाइल्ड लर्न राइट एंड रॉन्ग ऑफ द सोसाइटी। ये चाइल्डहुड में डेवलप होता है जब बच्चा सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा इस पे ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और सुपर ईगो जो होता है ये ईगो आइडियल होता है। क्या होता है, ईगो आइडियल होता है, ईगो आइडियल होता है। ठीक है, उसके अलावा इसे हम बोल सकते हैं ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसी का ये कुछ पार्ट है। ठीक है, ये उसी का कुछ पार्ट है। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों ही आते हैं। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड प्लस कॉन्शियस माइंड दोनों यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि इद हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और सुपर ईगो हमारा मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। इद हमारा इट से निकल के आया है लैटिन वर्ड, ईगो हमारा आई से निकल के आया है, और सुपर ईगो हमारा सेल्फ से निकल के आया है। इद हमारा जन्मजात जन्म से ही रहता है हमारे अंदर। ठीक है, ये कुछ ये इसे साइक एनर्जी बोला जाता है, जिसे फ्रॉइड ने लिबिडो बोला है। ठीक, ईगो जो होता है ये आफ्टर बर्थ आता है। ठीक है, और ये जो हम सुपर ईगो होता है ये चाइल्डहुड में आता है जब बच्चा सीखता है सही और गलत क्या होता है सोसाइटी में। ठीक, उसके अलावा ये क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। यहाँ पे कौन सा माइंड काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड काम करता है, और यहाँ पे दोनों अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों ही यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इद, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ पे हमने क्या देखा, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड देख लिया और डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड देख लिया। अब इसको मैं एक जो आपका टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट है और डायनेमिक एस्पेक्ट है कॉन्शियस और ये इद वाला, इसको मैं एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे बना रही हूँ। इसको इस नोट कर लेना। इससे पूछा जाता है कि अगर आपका जो हमारा स्ट्रक्चर है जैसे इद, ईगो, सुपर ईगो, उसमें कॉन्शियस लेवल है, कई जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ये सारे माइंड बताए, उनके फंक्शंस क्या है, इसको खाली एक चार्ट के थ्रू बना लो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इसको बना लेना कॉपी में। ठीक, यहाँ पे क्या आता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका कॉन्शियस लेवल, और यहाँ पे आते हैं उसके फंक्शन। ठीक, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में, आपका हो गया इद, फिर हो गया ईगो, फिर हो गया सुपर ईगो। इद किस पे काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड पे। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस दोनों माइंड होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जो नीड है ना उसको इमीडिएट पूरा करना है। ठीक है, नीड इमीडिएट, इसको लिख लेना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर, ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर। बहुत सारे टर्म्स है इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं खाली वही लिख रही हूँ। ये रैशनल होता है। ठीक है, रैशनल, लॉजिकल होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये सारी चीजें मैं बता भी चुकी हूँ। और ये कैसा होता है, आइडियलिस्टिक होता है। ये क्या होता है, आइडियलिस्टिक होता है। और क्या होता है, ये परफेक्शनिस्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसे और क्या हम बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका इद, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इद, ईगो, सुपर ईगो हो गया, कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गया, ये कॉन्शियस माइंड पे काम करता है, ये अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। ये क्या करता है, नीड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स, रैशनल और लॉजिकल होते हैं, आइडियलिस्टिक होता है और परफेक्शनिस्ट होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड जो थे उन्होंने बोला जो हमारा इद और सुपर ईगो होता है। ठीक, सिगमंड फ्रॉइड ने आगे क्या बोला, जो हमारा इद और सुपर ईगो होता है वो कैसा होता है, अनरियलिस्टिक होता है। ठीक है, और ईगो क्या करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों जो हमारा इद और सुपर ईगो है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे जो इद है, जो इद है
और सुपर ईगो है, सुपर ईगो है, वो कैसे होते हैं हमारे, अनरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, अनरियलिस्टिक होते हैं, ठीक। और क्या ध्यान रख सकते हो इसमें, जो ईगो होता है मतलब इसको बैलेंस करता है, वही चीज मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ईगो क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। अब ईगो को अगर इद और सुपर ईगो को बैलेंस करना है तो उसके लिए वो क्या यूज करेगा, ईगो क्या करेगा, जो ईगो है, जब ईगो पे मतलब बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, एंजाइटी मतलब हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर दबाव पड़ता है ईगो पे, ठीक है, ईद और सुपर ईगो की वजह से, तो वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है, ठीक है, इस एंजाइटी को रिलीज करने के लिए, पर्सनालिटी को मतलब डिसइंटीग्रेशन से बचाने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, इसको देखो ऐसा समझो, जो हमारा ईगो, ईद और ईगो, ईद क्या होता है, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, सुपर ईगो क्या होता है, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होता है, मोरल होता है, और जो ईगो होता है वो एज अ एग्जीक्यूटिव काम करता है। तो जब भी ईगो पे, ईगो क्या होता है, बीच का है, ठीक है, वो क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब भी ईगो पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता उसकी बढ़ती है इस दोनों की वजह से, ठीक है, तो वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। किसका यूज करता है वो उस टाइम पे, डिफेंस मैकेनिज्म का, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी, डिफेंस मैकेनिज्म का वो यूज करता है यहाँ पे, ठीक। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके वो क्या करता है, अपने एंजाइटी को रिलीज करता है और पर्सनालिटी को सेव करता है फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन से उसको बचाने के लिए वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन से माइंड पे फंक्शन करता है, अनकॉन्शियस लेवल पे फंक्शन करता है, ठीक है, अनकॉन्शियस, लिख लो इसे, अनकॉन्शियस लेवल पे ये फंक्शन करता है। क्वेश्चन पूछते हैं ये कौन सा लेवल पे फंक्शन करता है, अनकॉन्शियस लेवल पे ये फंक्शन करता है। कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें, ठीक है, तो वो कई सारे में सबको एक एक देखो, यहाँ पे ऐसे समझो इसको। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग तीसरे कंसेप्ट पे आ गए अपने डिफेंस मैकेनिज्म, उसके बाद ये सिगमंड फ्रॉइड खत्म हो जाएगा आपका। डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ से आया, ये आपका जो ईगो होता है, ठीक है, ये जो ईगो है आपका, ठीक है, ये ईगो है, ये क्या करता है, अपनी एंजाइटी को रिलीज करने के लिए। अब ये एंजाइटी किसकी वजह से आ रही है, इद और सुपर ईगो की वजह से, ठीक है, इद और सुपर ईगो की वजह से आ रही है। इसको रिलीज करने के लिए, पर्सनालिटी को डिसइंटीग्रेशन से बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का वो यूज करता है। और ये कैसा होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। सिर्फ इतनी चीजें आपको दिमाग में अपने रखनी है, अनकॉन्शियस लेवल पे ये काम करता है ना। और उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप की अगर हम बात करें तो एक होता है सक्सेसफुल, एक होता है अनसक्सेसफुल। दो तरीके होते हैं, है ना, एक होता है सक्सेसफुल, एक होता है सक्सेसफुल, एक होता है अनसक्सेसफुल। जब हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है अनसक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल और जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, सक्सेसफुल में कौन कौन से आते हैं उन सारे के नेम लिख लो। सक्सेसफुल में आपका आता है सब्लिमेशन। मैं सारे को सिर्फ समझा दूंगी ये होता क्या, एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक होता है सब्लिमेशन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अनसक्सेसफुल में आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है आपका डिनायल, ठीक। और क्या होता है आपका रिग्रेशन, है ना, रिग्रेशन, ठीक है। और क्या आ जाता है आपका, एक तो सब्लिमेशन हो गया, डिनायल हो गया, रिग्रेशन हो गया, ठीक है, और रिप्रेशन, रिप्रेशन भी इसमें आ जाता है आपका, है ना। और आता है फिर इसके बाद आपका रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक। और इसके अलावा आता है एक रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या आता है, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। और कौन सा आता है इसमें, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये सारे नेगेटिव होते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिव में लेके आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है।
और आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब बहुत सारे हैं इसमें। कंपनसेशन, कंपनसेट कर देना, ठीक है, कंपनसेशन। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, मैंने वीडियो में अपने डिस्कस भी किया हुआ है। तो जो कंसेप्ट ऑफ द डे करके एक वीडियो मिलेगी आपको, कंसेप्ट ऑफ द डे, जिनको देखना है वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ द डे में हमने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है आपका फैंटेसी। फैंटेसी मतलब ड्रीम में रहना, डे ड्रीमिंग करना, ठीक है, सपनों की दुनिया में रहना, ठीक है, फैंटेसी हो गया, ठीक है, फैंटेसी। फिर विड्रॉल, किसी चीज से विड्रॉल कर लेना, अपने आप को हटा देना वहां से, ठीक है, किसी सिचुएशन से भाग जाना, ठीक, विड्रॉल हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं। अब होता क्या है, जो सब्लिमेशन होता है हमारा, ठीक है, ये पॉजिटिव तरीके से काम करता है, ठीक है, ये एक सक्सेसफुल डिफेंस, जो सब्लिमेशन होता है ये एक सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है ना। ये सब्लिमेशन एक सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म में आता है हमारे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे जो सब्लिमेशन कहने का मतलब क्या है, जो हमारा एग्रेशन है, हमारा जो गुस्सा है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको सक्सेसफुल, जो हमारा अनएक्सेप्टेबल मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा अगर हो जाती है, ठीक है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जेस इनटू क्रिएटिव वर्क। मतलब जो हमारी सेक्सुअल और अग्रेसिव अर्जेस होती हैं उसको क्या करते हैं, क्रिएटिव वर्क में लेके आते हैं, जिसके थ्रू वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। मतलब वो चीजें जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है उसको हम क्या करते हैं, एक क्रिएटिव वर्क में लेके आते हैं, जिससे क्या हो जाए, वो सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए, सोशली क्या हो जाए, एक्सेप्टेबल हो जाए, ठीक। जैसे वो आपका मिल्खा सिंह जो मूवी आई थी जिसमें उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है था, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक। तो ये होता है सब्लिमेशन, मतलब किसी जो हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है जो चीजें सोशली, ठीक है, उसको हम क्या करें, सोशली एक्सेप्टेबल वे में कन्वर्ट कर दें, एक पॉजिटिव वे में ले आए, ठीक। तो ये होता है हमारा सब्लिमेशन, ठीक। फिर आता है डिनायल। डिनायल में हम क्या करते हैं, मतलब ये ऐसी सिचुएशन होती है ना जहां पे हम डिनाई कर देते हैं, है ना। डिनायल कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे डिनायल में मतलब एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन क्या कर देता है, किसी चीज को रिफ्यूज कर देता है, मतलब स्वीकार, मतलब जो भी स्थिति है उसको स्वीकार नहीं करता है। लाइक किसी जो मिलिट्री में जो फौजी हैं, अगर उनकी किसी की डेथ हो जाए, मतलब अनयूजुअल कोई ट्रेजेडी हो जाए, ठीक, तो उसकी फैमिली में कोई एक मेंबर हो जो उसको स्वीकार नहीं कर पाता कि हाँ इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, इनके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो वो डिनाई करता है उस चीज से, ठीक है, मतलब डिनायल मोड में चला जाता है। तो ये ऐसा होता है कि हम उसको उस थ्रेटनिंग सिचुएशन से, है ना, या फिर से वो जो दुख भरी सिचुएशन है, ठीक है, वो डरावनी जो सिचुएशन है उसको हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते इस सिचुएशन में, डिनायल में, ठीक। फिर आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन ऐसा होता है, मतलब रिग्रेशन को हम समझ सकते हैं, एक एडल्ट जब बच्चों की तरह बिहेव करने लगे, या इसमें क्या आता है, आपका क्राइम भी आ जाता है। मतलब हम जब एडल्ट होते हैं, बहुत बड़े, मतलब जब एडल्ट जो होते हैं वो बिहेव करते हैं लाइक अ चाइल्ड, ठीक। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते रोने लगूं बच्चों की तरह, तो ये क्या होता है, रिग्रेशन होता है, अपनी अवस्था से पिछली अवस्था में चले जाना, ठीक है, अभी की जो अवस्था है उससे पिछले अवस्था में चले जाना। तो ये होता है रिग्रेशन, मतलब अ स्टेट वेयर एन अडल्ट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। तो ये किसमें आता है, हमारा रिग्रेशन। यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ खाली सिर्फ उतना ही आप अगर समझ लोगे तो एग्जाम में आप कर पाओगे। इसमें पूरा डिटेल में समझ, डिफेंस मैकेनिज्म में डिटेल में कोई कुछ भी नहीं समझने वाला। इवन मैंने जो वीडियो डाली कंसेप्ट ऑफ द डे में भी, वहां पे भी बहुत डिटेल में नहीं समझाया है मैंने, वहां पे भी सब ऐसे ही समझाया है कि इसको सिर्फ आपको समझना है, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना है ना। फिर आ जाओ, फिर बात करते हैं रिप्रेशन। किसकी बात करते हैं, रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम किसी चीज को कोई पेनफुल जो पेनफुल कोई चीज होती है, ठीक है, कोई सिचुएशन है जो पेनफुल है, या फिर कोई चीज है जो
बहुत पेनफुल है, उसको हम क्या कर सकते, मतलब कोई मेमोरी है जो बहुत ज्यादा पेनफुल है, जिसको हम याद नहीं रखना चाहते, तो कॉन्शियसली उस मेमोरी को हम क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, उसका हम दमन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, दमन कर देते हैं, उसको हम याद नहीं रखना चाहते, तो कॉन्शियस माइंड से जबरदस्ती हम उसको क्या करते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, तो ये आता है रिप्रेशन, मतलब हम उस चीज को, उस फीलिंग को, उस मेमोरी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेस कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से अपने, ठीक। फिर आता है आपका रैशनलाइजेशन, ठीक है, एक चीज शायद रह गया, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन से मुझे याद, हाँ एक चीज और है आपका, मतलब प्रोजेक्ट कर देना अपनी गलती को किसी और के ऊपर, ये होता है आपका, ये भी लिख लो, यहीं पे लिख लो, ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन, बहुत सारे हैं जो मेरे दिमाग में, मैं खाली उतने बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इतने सारे तो मुझे भी दिमाग में नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन को ध्यान रख सकते, प्रोजेक्ट कर देना, थ्रोइंग आउट, थ्रोइंग आउट, मतलब अपनी गलती का जो ढीकला है किसी और के सर पे फोड़ देना, ये सिंपल सा ऐसा समझ लो, गलती मैंने की तो उसको किसी और पे डाल देना, ठीक है, जो भी हमारी मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स का, अपनी गलतियों का जो ढीकला है वो किसी और के सर पे फोड़ देना, मतलब किसी और को ब्लेम कर देना, ये होता है सिंपल सा थ्रोइंग आउट, इसमें ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ज्यादातर सभी लोग यूज करते हैं ये प्रोजेक्शन, ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म। फिर आता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, हम एक्सक्यूज देने लगते हैं अपनी गलतियों का, अपने अनसक्सेस चीजों का, फेलियर्स का, है ना, उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, फॉल्स एक्सक्यूज देने लगते हैं, क्या करते हैं, फॉल्स एक्सक्यूज देने लगते हैं। रैशनल मतलब रीजन देने लगते हैं, क्यों मेरा नेट नहीं निकला, है ना, किसी और, मतलब क्या रीजन रहा होगा, ठीक है, क्यों मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, ये सारे टीचर की गलती रही होगी या फिर किसी और की गलती रही होगी, अपनी गलती नहीं मानते हम, यहाँ पे फॉल्स एक्सक्यूजेस देते हैं, झूठे बहाने बनाने लगते हैं, जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, ठीक, तो सुबह स्कूल जाने के लिए झूठे बहाने बनाने लगेगा, ठीक, तो ये किसमें आता है, रैशनलाइजेशन में आता है, मतलब हम झूठे झूठे बहाने बनाएंगे, एक्सक्यूज देने लगेंगे, अपनी गलती को छुपाने के लिए हम यहाँ पे एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है रैशनलाइजेशन में, ठीक। फिर आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, रिएक्शन, फैंटेसी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग आपकी, ठीक है, सिंपल सा जो डे ड्रीमिंग, सपनों की दुनिया में खोए रहना, है ना, तो ये होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन में बात करते हैं, ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसको ऐसे बोलो, बिहेवियर विच इज अपोजिट टू द अनकॉन्शियस डिजायर ऑफ द पर्सन, मतलब कोई मतलब हम जैसे मतलब हमें, मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं उसको क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, लेकिन स्माइल करती जाऊं, स्माइल, झूठी स्माइल करती जाऊं, तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब बिहेवियर विच इज अपोजिट टू द अनकॉन्शियस डिजायर ऑफ द पर्सन, एक पर्सन है जिसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, गुस्सा नहीं करता, वो स्माइल करता जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, अपोजिट हम रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन करना, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में जहां पे मैं गुस्सा नहीं कर सकती, वहां पे मुझे स्माइल ही करते रहना पड़ेगा, चाहे जितना गुस्सा आए, ठीक, तो वो होता है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन में, क्लियर है, आगे आ जाओ। फिर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना अपने गुस्से को, है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो मतलब जैसे इसको ऐसे समझ लो, किसी के फादर है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑफिस में उनको डांट वाट पड़ी है, ठीक है, और उसका गुस्सा वो क्या करे, घर पे आके अपने बच्चे पे निकाल दे, बच्चे को मार पीट दे, ठीक, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कहीं का गुस्सा कहीं और पे निकाल देना, सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें तो कहीं का गुस्सा कहीं पे और निकाल देना, ठीक है, एक मदर है, वो अपना गुस्सा किसी और पे नहीं निकाल पा रही तो अपने बच्चे को पीट देती है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आ, ये आइडेंटिफिकेशन को ऐसे समझो, इसको क्या बोलते हैं उसको, जब हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं, पर्सन ट्राइज टू बिकम लाइक समवन एल्स टू डील विद द एंजाइटी, इसको ऐसे मत समझो, इसको सिंपल सा समझो कि जब हम किसी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है,
कोई है कि सलमान खान की तरह बाल रखना चाहता है ना, जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, हम किसी को देख लेते हैं, उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, तो हम उसकी तरह ही बनने लगते हैं, उसी की तरह कपड़े पहनने लगते हैं, उसी की तरह बोलने लगते हैं। कई सारे हमने मोटिवेशंस वीडियोज आती हैं, ठीक है, उनको मैंने देखा, उसके बाद हम उसी की तरह बिहेव करने लगे, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारी आइडेंटिफिकेशन आती है। जब हम किसी और की तरह बनने लगते हैं, उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उसकी तरह उसकी आइडेंटिटी को फॉलो करने लगते हैं, है ना, तो उसमें आ जाता है। फिर आता है कंपनशेट करना। कंपनसेशन का मतलब होता है एक चीज जो नहीं मिली है उसको हमने क्या किया, दूसरे के साथ कंपनशेट कर लिया। हमको चाहिए था आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन हम बन गए हैं बैंक में क्लर्क, है ना, तो ये हो गया कंपनशेट कर देना। ठीक, सिंपल सी भाषा में मैंने समझा दिया है। ठीक, इसे मुआवजा भी बोला जाता है, मतलब हमको बनना था क्या, आईएएस ऑफिसर, और बन क्या गए, बैंक के क्लर्क बन गए हैं। ठीक, तो सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी जो फीलिंग्स थी उसको हमने यहाँ पे कंपनशेट कर दिया, सिंपल सी चीजें। ठीक है, फिर आती फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उससे भागने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी ही दुनिया में खो जाएंगे। ठीक, ये होता है फैंटेसी में। फिर क्या होता है, ये विड्रॉल। ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। विड्रॉल क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको ऐसे समझो कि विड्रॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, हम चीजों से को अवॉइड कर देते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, भागने की, यहाँ पे विड्रॉल कर लेते हैं उस सिचुएशन से, एस्केप कर जाते हैं, है ना। तो ये किसमें आता है आपका, ये आता है आपके विड्रॉल में। तो ये सारे कुछ क्या थे, डिफेंस मैकेनिज्म है जिसपे हमने डिस्कस किया। ठीक, इसमें जो जो मैंने सिर्फ बोला है, सिर्फ उससे आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने में नहीं कि हाँ इसमें ये भी है ये भी है, नहीं, सिर्फ हम इसकी सिर्फ शब्दों को, इसको अगर हम समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म में इतना ही। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात की थी, देख लो आगे। साइकोएनालिटिकल थ्योरी हो गई, 3 लेवल्स ऑफ माइंड हो गए, अब बात डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। अब बचता क्या हमारा, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में हम बात करते हैं, फ्रॉइड ने क्या किया था, कई सारी स्टेजेस दी थी, ठीक है, जिसमें ह्यूमन डेवलप होता है। ठीक है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बोलते हैं इसे। अब ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या होती हैं, इसको ऐसे समझो, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में देखो यहाँ पे आता है ओरल, ठीक है, ओरल, फिर आता है अनल, है ना, फिर आता है आपका फैलिक, फिर आता है आपका लेटेंसी, फिर आता है आपका जेनेटाइल, है ना, जेनेटाइल, एक मिनट, जेनेटाइल, लेटेंसी, फैलिक, अनल एंड ओरल। ठीक, ये चीजें हो गई। ठीक, अब ओरल अनल फैलिक में क्या होता है, ये 0 to 1 ईयर होता है, 0 to 1 ईयर होता है। ठीक है, और जो अनल होता है वो क्या होता है, ये 1 साल से 3 साल या 4 साल ऐसे कुछ होता है। ठीक है, 1 साल से मुझे लग रहा है 3 या 4 साल ऐसे ही होता है। एक मिनट, शायद 1 से 3 होता है। ठीक है, 1 से 3 या 4 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, वो एक बार देख लीजिएगा इसकी एज, है ना। और उसके बाद ये 3 से 6, 3 to 6, ठीक, 3 to 6 ईयर। और जो लेटेंसी होता है, ठीक है, ये तो फैलिक हो गया, जो लेटेंसी होता है वो क्या होता है, 6 से 12, 6 से 12 साल। ठीक, और जो फैलिक स्टेज होता है, सॉरी, जो जेनेटाइल स्टेज होता है उसमें कई सारे होते हैं। ठीक है, जिसमें 12 से 18 एक होता है, कई सारे स्टेजेस में वो डेवलप है, डिवाइड है। 12 से 18 एक स्टेज होती है, एक होती है आपकी 18 से 30, ठीक है, और एक होती है इसमें आपकी जो ओल्ड एज हो जाती है शायद, ठीक है, 30+ मान लो, वही होती है, ओल्ड एज हो जाती है। तो ऐसा होता है आपका। अब देखो ओरल एज में क्या होता है, जो ओरल एज होती है, यहाँ पे जो बच्चा जो होता है उसका प्लेजर कहाँ पे होता है, उसका जो प्लेजर होता है वो माउथ में होता है। वो हर चीज को क्या करता है, अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, हर चीज को क्या करता है अपने, यहाँ पे जो प्लेजर सीकिंग होता है वो क्या होता है, उसका माउथ होता है। ही क्या होता है, प्लेजर सीकिंग इसका क्या होता है, गलत कर दिया एक मिनट। बच्चा यहाँ पे जो सुख लेता है वो किससे लेता है, अपने माउथ से लेता है ना, माउथ से।
ठीक, माउथ से मतलब पूरा उसका जो सेंटर होता है ओरल स्टेज में, जो उसका सेंटर होता है वो क्या होता है, माउथ। तो इसे बोलते हैं सोर्स ऑफ प्लेजर क्या है इसका, यहाँ पे माउथ है। ठीक है, पूछते हैं क्वेश्चन में सोर्स ऑफ प्लेजर क्या है इसका, माउथ है यहाँ पे। सोर्स ऑफ प्लेजर क्या है इसका, माउथ है। ये जो ओरल स्टेज होते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज आती है ओरल स्टेज में, लाइक फीडिंग है, थम शकिंग है, बैबलिंग है। ये सारे एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक की पॉइंट लिखा है जो शकिंग होता है, इसे क्या बोलते हैं, शकिंग, चूसना। ठीक है, वो कहाँ पे आता है आपका, वो उस टाइम पे उसके लिए प्लेजर सीकिंग, ये माउथ जो होता है उसके लिए प्लेजर सीकिंग का काम करता है वहां पे इस स्टेज में। ठीक, फिर जो अनल स्टेज होती है, अनल स्टेज क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एनस आता है और एलिमिनेशन होता है एज अ सोर्स ऑफ, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक, इस स्टेज में क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे जो चाइल्ड होता है अनल स्टेज में, चाइल्ड क्या करता है, एनस पेज उसका जो सेंटर होता है ना, जो सेंटर, जो उसकी केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है, उसके एनस पे होता है। यहाँ पे इसको लिख लो, कहाँ पे होता है, उसके एनएस पे होता है। ठीक, ये कहाँ से होती है, 1 से 3 साल की एज होती है। ठीक है, और फिर आते हैं फैलिक स्टेज में, तो ये क्या होती है, जेनेटाइल एंड सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जेनेटाइल और सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन होता है। यहीं पे आपके फैलिक स्टेज में ही आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, ये याद कर रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डेवलप होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, जो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में आपके मेल चाइल्ड आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, मेल चाइल्ड, और यहाँ पे क्या आते हैं आपके फीमेल। ठीक है, फीमेल जो चाइल्ड होती हैं। ओडिपस ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो मेल होते हैं, ठीक है, वो आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आपकी फीमेल आती हैं। 6 से 12 जो स्टेज होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी, लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज होती है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने पीयर के साथ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब क्या है, इस स्टेज में ऐसा होता है, जो मेल होते हैं वो अपनी मदर के ज्यादा क्लोज होते हैं, ऐसा समझ लो। और स्टेज में क्या होते हैं, जो फीमेल होती हैं अपनी फादर के ज्यादा क्लोज होती हैं यहाँ पे इस स्टेज में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, वो अपने पीयर्स के क्लोज होते हैं। ठीक है, पीयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, यहाँ पे सोशल लर्निंग होती है उनकी, डेवलपमेंट। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ बताया है क्या, एक मिनट रुकना, ये जेनेटाइल होती है ना, एक सेकंड रुकना। यहाँ पे हो गया आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स आता है फैलिक स्टेज में। फैलिक स्टेज में हाँ ठीक है, ये सही बताया मैंने यहाँ पे। हाँ, मेल जो होते हैं फादर की तरफ, और फीमेल इधर, फीमेल जो होती है अपनी फादर के लिए। ठीक है, फिर ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गए। फिर लेटेंसी स्टेज आती है। ठीक है, इस स्टेज, लेटेंसी स्टेज में होता है, इस मतलब यहाँ पे आपकी जो होती है सोशल लर्निंग आती है, और फिजिकल स्किल्स यहाँ पे डेवलप होती हैं। और इस स्टेज में क्या होती है, प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है। ठीक है, पुबर्टी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। पुबर्टी कहने का मतलब है वो पीरियड, वो चीज, वो समय जहाँ पे हम सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन कर चुके होते हैं, वो समय जहाँ पे हम सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन कर चुके होते हैं, वो पुबर्टी होती है हमारी। ठीक है, तो ये सारी हमने आज किसके बारे में बात की, आपकी फ्रॉइड के बारे में बात की। ठीक है, फ्रॉइड के बारे में यहाँ सिर्फ इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक, अब फ्रॉइड के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारे जो गेस्टाल के बचे हुए हैं, ठीक है, वर्दीमर है, कर्ट कोफका बचे हुए हैं, उसे हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट पूरा जो मैंने समझाया है साइको एनालिटिकल अप्रोच का, ठीक है, जिसमें हमने 4 कंसेप्ट को डील किया। यहाँ पे साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या होती है, 3 लेवल्स ऑफ अ माइंड देखा, साइको सेक्सुअल स्टेज को देखा, और डिफेंस मैकेनिज्म को देखा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी अगर फीडबैक है या सेशन कैसा लगा, ठीक है, वो सारी चीजें मुझे कमेंट पे लिख के बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसके अलावा वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ
जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फेब के एग्जाम में जिनको देना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।